शादी होकर जिस घर में आई, ये घर कम जन्नत का मुस्कान ज्यादा लगता था। हवेली टाइप ये घर, जिसमें 2 पोर्शन थे और इसके ऊपर छत। दोनों पोर्शन में तकरीबन 5-5 कमरे थे। घर के आगे बड़ा सा लॉन जो कि हरियाली और दरख्तों से भरपूर था और काफी खूबसूरत लगता था, लेकिन रात के वक्त ये बहुत खौफ दिलाता था। और इतने बड़े घर में रहने वाला कौन? सिर्फ मेरी सास और शौहर और अब तीसरा अफराद मैं। इस घर को मैंने जन्नत का मुस्कान इसलिए कहा कि सन्नाटा यहाँ दिन के वक्त भी रात जैसा होता था। सास मेरी कम गो थी, कमरा बंद करके अपनी इबादत तस्बीहात में लगी रहती। शौहर ऑफिस होते, मैं इस घर में अकेली, भला क्या शोर मचाती। काम वाली आती थी, काम कर जाती थी, खाना पकाने वाली भी आती थी, मगर मैंने इसे हटा दिया। अगर मैं खाना भी ना पकाती तो दिन भर क्या करती। बहरहाल बहुत जल्द ही मुझे एहसास हो गया कि यहाँ हमारे सिवा कोई नहीं रहता। ये मेरी बहुत बड़ी गलतफहमी थी। कोई था जो बहुत पहले से यहाँ रह रहा था, अब मालूम नहीं इसे मेरी मौजूदगी पसंद नहीं आ रही थी या वो मुझे अपनी मौजूदगी से आशाना कराना चाहता था। मैं समझ नहीं पा रही थी। बहुत कुछ अजीब होना शुरू हो गया था। ये एक दोपहर की बात है जब मैं किचन में मौजूद खाना पका रही थी। इस दिन मैंने सोचा कि आलू के पराठे बना लिए जाएं और मैं वही बनाने में मसरूफ थी जब किसी की आहट की आवाज पे मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वाकई के मुताबिक मेरी सास थी। जी अम्मी, कुछ काम है आपको? मैंने पूछा तो कहने लगी, मुझे तो गोश्त पका दो, मैं नहीं खाऊंगी ये। मैंने कहा, जी अम्मी पका देती हूँ। वो किचन से चली गई। एकदम मुझे ख्याल आया कि इन्हें कैसे पता कि मैं इस वक्त गोश्त नहीं पका रही, सब्जी बना रही हूँ। क्यों ना कि मैंने इन्हें बताया ही नहीं था। मेरी सास पकाने के मामले में ना पूछती थी ना बोलती थी, जो पका लूं खा लेती थी। खैर, इंसान है, गोश्त का दिल चाह रहा होगा। मैंने अपने दिल में अत्ते वहम को चटका और फ्रिज से गोश्त निकाल लिया। पकाने के बाद मैंने खाना ट्रे में सजा कर ले गई, अपने लिए पराठे और इनके लिए गोश्त। वो देख कर कहने लगी, मैं भी आलू के पराठे ही खा लेती। मैंने कहा, आपने ही तो कहा था कि गोश्त खाना है। इन्होंने हैरत से मेरी तरफ देखा। मैंने कब कहा ऐसा? इनके पूछने पे मैंने हैरान होके बताया कि आपने किचन में आकर कहा था कि गोश्त पका दो। वो मुस्कुराने लगी और बोली, ये गोश्त की प्लेट ऊपरली मंजिल की सीढ़ियों में रखा। मैंने सवाल करना चाहा तो इन्होंने मुंह पे उंगली रखकर खामोश करा दिया। मैं समझ चुकी थी मामला कुछ और है, चनाचा चुपचाप प्लेट ऊपर वाली सीढ़ी पे रखाई और हैरत की इंतहा न रही। इस वक्त जब ये प्लेट शाम को मुझे खाली मिली, ऊपर तो कोई रहता नहीं है, खाना किसने खाया? वो जो कोई भी था। ये मेरी और इसकी पहली मुलाकात थी और मेरे साथ होने वाले अजीब वाकयात की शुरुआत यही से हुई थी। इसके बाद मैं सास के बिना कहीं अक्सर जब भी गोश्त बनाती, एक प्लेट ऊपरली मंजिल को जाने वाली सीढ़ियों में रख दिया करती। कभी कुछ मीठा बनाती, वो भी रख देती, फिर प्लेट खाली मिला करती थी। मैं समझ चुकी थी यहाँ जिन्नात है। बहरहाल हमें कोई नुकसान नहीं देते थे, बस कुछ अजीब वाकयात होते रहते। कभी किसी बच्चे के रोने की आवाज आती थी, ऐसा लगता है बहुत सारे लड़कियां आपस में मिलकर हंस रही हैं। कभी लगता कोई औरत मेरे पीछे से गुजरी है। कुछ ज्यादा हैरान किन भी हो जाता। एक दफा यूं हुआ कि नहाने चली गई। इस वक्त मेरी सास सो रही थी। इतने में दरवाजे की घंटी बज गई। या अल्लाह, कौन आ गया इस वक्त? मैंने सोचा। बहरहाल कपड़े पहनकर बाहर निकलते थोड़ी सी देर लग गई। बाहर आई तो देखा मेरे शौहर सोफे पे बैठे थे। आप यहाँ इस वक्त? मैंने हैरानी से पूछा। इसने ज्यादा हैरानी से इन्होंने मुझे और फिर अपने पीछे मुड़कर देखा और परेशान होकर बोले, अगर तुम यहाँ हो तो जिसने दरवाजा खोला वो कौन थी? क्या मतलब? मैंने हैरत से पूछा तो कहने लगे कि दरवाजा भी तुमने खोला है, बाथरूम से नहा कर भी तुम आ रही हो। मैं तो इसलिए जल्दी घर आ गया कि मेरी आज तबीयत ठीक नहीं है। मैंने इन्हें बताया कि दरवाजा मैंने नहीं खोला। बहरहाल हम दोनों मियाँ बीवी ने बात को ज्यादा कर दिया। नहीं, हम समझ चुके थे। फिर हुआ यूं कि कुछ दिन बाद मुझे खुशखबरी मिली कि माँ बनने वाली हूँ। यहाँ से मेरे साथ होने वाले वाकयात कुछ भी नाक रुख अख्तियार कर गए। इस रात मैं और मेरे शौहर बाहर घूमने गए थे। वापिस आकर जब हम सोए तो इस रात जो हुआ वो मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। रात के न जाने कितने बजे का वक्त था जब कमरे का दरवाजा खुला। एक औरत जो कद में लंबी और जसामत में अच्छी खासी चौड़ी थी, स्याह लिबास में अंदर दाखिल हुई। इसके चेहरे पे बाएं गाल पे खड्डा सा था, जैसे किसी वक्त में शदीद आग लगने से खाल जलस हो गई हो। इसके हाथ में कोई नुकीली सी चीज थी, चाकू टाइप। वो बेड पे मेरे पास आके खड़ी हो गई। मैं इसे देख रही थी और ऐसे कि मेरा सारा जिस्म सुन
ہو چکا تھا۔ میں صرف اپنی آنکھوں کو حرکت دے سکتی تھی اور آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس عورت میں سے بڑی گندی بدبو اٹھ رہی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر وہ نکیلی چیز میرے دل پہ رکھ دی اور پھر وہ اسے چلاتی ہوئی میرے پیٹ تک لے آئی۔ پھر اس نے ہاتھ ہوا میں ایسے اٹھایا کہ جیسے وہ چیز میرے پیٹ میں کھپا دے گی۔ جیسے ہی اس کی نکیلی چیز جو کہ چاقو ٹائپ تھی میرے پیٹ تک آئی، میں نے زوردار چیخ ماری اور اٹھ بیٹھی۔ میں پسینے میں شربور ہو رہی تھی۔ میری آنکھ اپنی ہی چیخ سے کھلی تھی۔ میرے شوہر بے خبر سو رہے تھے۔ کیا وہ میرا خواب تھا؟ میں نے سوچا، مگر نہیں، یہ خواب نہیں تھا۔ کیوں نہ کہ کمرے کا آدھا کھلا دروازہ جو کہ میں رات کو لاک کر کے سوئی تھی اور کمرے میں پھیلی شدید ناگوار بو اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ جو کچھ ہوا وہ محض خواب نہیں تھا۔ جیسے تیسے رات گزری۔ صبح رات والے واقعہ کا ذکر شوہر سے کیا تو وہ بھی کچھ پریشان ہو گئے۔ کہنے لگے کہ یہ بات تم امی کو بتا دو۔ دوپہر کو جب میں کھانا لے کر ساس کے پاس بیٹھی تو میں نے انہیں ساری بات بتا دی۔ میری ساس نے کہا کہ رات کو میرے پاس آنا، میں دیکھتی ہوں کیا مسئلہ ہے۔ اتنا تو میں جانتی ہوں کہ اس گھر میں رہنے والا جنات کا قبیلہ ایک عرصہ سے اس گھر میں رہ رہا ہے اور وہ نقصان پہنچانے والا نہیں۔ یہ میرے لیے نیا انکشاف تھا کہ میری ساس کچھ نہ کچھ عملات کا علم جانتی تھی اور اس گھر میں کوئی ایک آدھا جن نہیں بلکہ باقاعدہ پورا قبیلہ جنات کا رہتا ہے، جن میں ہر عمر کے جنات موجود ہیں، بچے، بوڑھے، جوان تھے اور ان کا سردار بھی ہے۔ خیر، میں نے جیسے تیسے دن گزارا۔ رات کو اپنی ساس کے پاس گئی تو وہ پوچھنے لگی کہ تم کل رات کہاں گئی تھی؟ میں نے کہا کہ ہم ریسٹورینٹ گئے تھے اور وہاں سے واپسی ایک فیملی پارک میں چلے گئے تھے۔ کہنے لگی کہ اس فیملی پارک سے ایک خبیث عورت تمہارے پیچھے لگ کر اس گھر میں آ گئی ہے اور اسے تم سے نہیں تمہارے بچے سے غرض ہے۔ وہ اسے مار کے لے جانا چاہتی ہے۔ یہ سب سن کر میں رونے کو آ گئی۔ وہ کہنے لگے، پریشان نہ ہو، جب تک میں ہوں تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ انہوں نے کچھ پڑھائی کر کے میرے اوپر پھونک دی اور کہا کہ ہر وقت اپنے گرد قرآنی آیت کا ورد کر کے ہار باندھ کے رکھا کرو جب تک یہ بچہ اس دنیا میں نہیں آ جاتا، اس کے بعد بھی کوئی بندوبست کر لیں گے۔ خیر، میں وہاں سے آ گئی مگر بہت ڈری ہوئی تھی۔ پھر اس کے بعد کچھ نہ ہوا۔ میں ہر وقت آیت کا ورد رکھنے لگی۔ یہ تقریباً اس وقت کی بات ہے جب مجھے 8واں مہینہ لگ چکا تھا۔ میں اپنے کمرے سے نکل کر کچن کی طرف جا رہی تھی جب مجھے کسی نے زور سے پیچھے سے دھکا دیا۔ میری بلند ہوتی چیخ اس وقت میرے حلق میں رہ گئی۔